चलो बेटा, तो अब हम एटॉमिक रेडियस को स्टडी करेंगे। देखो भाई, एटम की जो रेडियस है, बेसिकली अगर एटम को स्फीयर एज्यूम कर लिया जाए, ठीक है, अगर एटम को स्फीयर एज्यूम कर लिया जाए तो एटम का जो साइज है, एटॉमिक साइज, दैट इज टोल्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, पहली बार। अब इसका जो साइज है वो मैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गई, पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका सेंटर है, वहां से मैं इसको काउंट करना शुरू करूंगा और जहां तक इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना है मैक्सिमम, है ना, वहां तक मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है, वो कोई फिक्स बाउंड्री तो है नहीं उसकी, है ना। तो इसको हम, पहली बात तो ये कि इसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर एटॉमिक रेडियस को जब हम मेजर कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस की पहले डेफिनेशन लिखिए बेटा, फिर इसकी के अंदर जो वो आएंगी वो लिखेंगे हम। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस लिखिए। एटॉमिक रेडियस में डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस and the outermost orbit having electron, ओके, समझ में आया? चलो, और यहां पे इसकी एक सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द point where the probability of finding an electron is maximum, है ना। जहां तक उसके इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना मैक्सिमम है वहां तक हम जाएंगे, और जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी तो फिर हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो लिमिटेशन आई वो बेटा यही थी कि भाई यहाँ पे बात हो रही है प्रोबेबिलिटी के टर्म में, देयर इज नो फिक्स्ड बाउंड्री। लिमिटेशन नंबर वन, एटॉमिक रेडियस can't be determined accurately। क्यों भाई? because the probability of finding an electron don't become equal to 0 even at larger distances, even at larger distances, ओके। हम ऐसे मान के तो चलते हैं कि भाई इसके बाद में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ना के बराबर होगी, लेकिन 0 जो है ना काफी दूर तक जाती है, तो मैं कहां पर कौन सी बाउंड्री लूं? देयर इज नो फिक्स बाउंड्री, एंड हेंस देयर इज नो फिक्स बाउंड्री, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या हो सकती है भाई? दूसरी लिमिटेशन तो बहुत ही खतरनाक लिमिटेशन है कि भाई जब हम उसको मेजर करने चले हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज को, है ना,
और एटॉमिक प्रॉपर्टीज है हमारी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी, है ना। तो एक बात सोचो, क्या मैं एक एटम को सेपरेट करके कोई एक मेजरिंग स्केल लेके क्या मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूं? दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, टू हैव a single atom to measure its atomic radius is not practically possible, क्योंकि भाई सिंगल एटम जो है ना काफी अनस्टेबल होता है, पहली बात तो ये है ना। और फिर मान लो मिल भी गया जैसे तैसे करके तो उसको संभाल नहीं पाएंगे हम, है ना, लाइक दैट। तो वो क्या होगी, इनएक्यूरेट वैल्यूज आएंगे, नंबर 3, और उसको मेजर करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। तीसरी डिफिकल्टी क्या है? तीसरी डिफिकल्टी ये है कि जो एटॉमिक रेडियस है ना इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय नेबरिंग एनवायरमेंट, ओके। एक एटम है, अगर वो अकेला है तो उसकी एटॉमिक रेडियस कुछ और है, अगर उसके पड़ोस में 2 एटम आ गए तो कुछ और होगी, 50 एटम आ गए तो कुछ और हो सकती है। नेबरिंग एनवायरमेंट पे एंड द टाइप ऑफ नेबर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये चेंजिंग प्रॉपर्टी है भाई बेसिकली, ओके। हाइड्रोजन की रेडियस H2 मॉलिक्यूल में कुछ और होगी, HCl में कुछ और होगी, ठीक है, CH4 में कुछ और होगी हाइड्रोजन की रेडियस, लाइक दैट, ओके। क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन का एनवायरमेंट डिफरेंट है, ओके। सो इस तरह के लिमिटेशंस आएंगे भाई हमारे सामने। लेकिन क्या है, केमिस्ट्री की स्टडी करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम लोग, तो डिफरेंट एलिमेंट की जब मैं कंपैरेटिव स्टडी करूंगा तो कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे। तो उस तरीके में सबसे पहली बात तो ये हुई कि भाई क्यों ना हम एटॉमिक रेडियस को डिवाइड कर लें पहले, है ना, इसका क्लासिफिकेशन कर लिया जाए कि ये कितने टाइप की हो सकती है, क्योंकि सारे कंपाउंड एक जैसे नहीं है भाई। कुछ कंपाउंड हमारे कोवलेंट कंपाउंड हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, कुछ कंपाउंड हमारे मॉलिक्यूलर टाइप के हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे हैं, कंपाउंड बोल सकते हो या एलिमेंट बोल सकते हो, जो एटॉमिक स्टेट में है। जैसे जितनी नोबल गैसेज हैं वो क्या है, उनके कोई मॉलिक्यूल नहीं है ना। जब हीलियम गैस को चेक करते हैं हम तो क्या पाते हैं, हीलियम के मॉलिक्यूल्स नहीं है, हीलियम का एटम ही है, ओके। तो ऐसे केसेस में जब अच्छा कुछ मेटल्स हैं हमारे पास, तो जितने भी टाइप के एटम हैं उन सबको देखते हुए एटॉमिक रेडियस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 इज कोवेलेंट रेडियस, नंबर 2 इज वंडरवॉल रेडियस, and number 3 is metallic radius. Note down करो बेटा। तो शुरुआत हम करेंगे बेटा किससे, कोवेलेंट रेडियस से। इसी ग्राफ में मेंशन करते हैं कोवेलेंट रेडियस को। जब भी मैं मेजर करूंगा तो पहली बात तो ये इसके अंदर बाई मोलिकुलर मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। किसको कंसीडर करेंगे, बाई मोलिकुलर मॉलिक्यूल को, ओके। उससे हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे
H2 मॉलिक्यूल लिया है ना, H2, इट इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल। ओके, कोवलेंट मॉलिक्यूल जब ये लिया तो उसमें ये पाया गया कि भाई इसकी ये न्यूक्लियस है, ये एटम है इसका, और जब ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो थोड़ा सा रीजन इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वाला आपस में शेयर होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसको मैं अगर बनाना चाहूं तो ये बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दैट, इस तरीके से दिखेगा है ना, ऐसे करके। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे दूसरी न्यूक्लियस है, एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द टू न्यूक्लियस। तो अब मैं क्या करूं, अगर मान लो, देखो भाई ये जो रीजन है जो एक दूसरे के अंदर शेयर कर रहा है, अगर इस, बिकॉज दिस इज वेरी नेग्लिजिबल रीजन, तो अगर मेरे पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियाइज के बीच की डिस्टेंस आ जाए और उसको मैं हाफ कर दूं तो एटम की रेडियस नहीं आ जाएगी, है ना। तो कोवलेंट रेडियस किसके बराबर होती है, आर कोवलेंट, आर कोवलेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ऐसा जब हम करते हैं जैसे H2 के केस में, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 74 पिकोमीटर, तो रेडियस कितनी आएगी 74 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 37 पिकोमीटर। ओके, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। दिस इज कोवलेंट रेडियस, किसके केस में होगी, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल लेंगे हम, बाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे H2, जब हाइड्रोजन की फाइंड आउट करनी है तो H2, क्लोरीन की फाइंड आउट करनी है तो Cl2, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल होगा। ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है तो भाई O2 ले लेंगे, है ना। नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है तो N2 ले लेंगे, लाइक दैट। तो हम बाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल को लेके इसमें आगे बढ़ेंगे, राइट। और जो डाटा आएगा उसको स्टैंडर्ड डाटा मान लिया जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड डाटा। ओके, ये है कहानी किसकी, कोवलेंट रेडियस की। ओके, इसको नोट डाउन करो बेटा। जल्दी हो जाएगा। होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस में क्या है बेटा, एक दो पॉइंट आप नोट डाउन करना है यहाँ पे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो कंपाउंड लिया जाएगा ना, कंपाउंड जो भी होगा, ओके, वो किस में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। ओके, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है तो ये जो स्टडी होगी एक्सरेज को यूज करके की जाती है, तो दो पॉइंट हो गए। दूसरा, इसमें क्या है, जैसे अगर मैं हीलियम एटम को ही ले लूं, है ना, हीलियम गैस है, तो हीलियम का ये जो एटम है और दूसरा जो एटम है, लाइक दिस, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है, यानी कि नॉन बॉन्डेड एटम्स होंगे या नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको। तो उस टाइम भाई एक हीलियम का एटम यहाँ पे है, एक यहाँ पे, हो सकता है कि यहाँ पर भी हो सॉलिड स्टेट में, थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट होंगे उस टाइम जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका जो हाफ होगा दैट विल बी आवर वंडरवॉल रेडियस। ओके, वंडरवॉल रेडियस किसके बराबर होगी, वंडरवॉल रेडियस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस between the center of two non-bonded atoms which are closest
बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, जो न्यूक्लियस का सेंटर होगा वो एटम का सेंटर होगा बेटा, which are closest to each other in solid state, ये हम मेंशन करेंगे भाई यहाँ पे इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में? नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड जहां बनता है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है ना। आयनिक बॉन्ड जहां बनता है वहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन यहाँ पर तो वंडरफुल फोर्सेज हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इस रेडियस का वंडरवॉल रेडियस रखा गया, बिकॉज मॉलिक्यूल और एटम्स they all are attracted towards each other with weak van der Waals forces. Okay, that's why they are named so. इसको नोट डाउन करो बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए। जैसे एक डायग्राम आप ये भी बना सकते हो, मान लीजिए ये आपका एक मॉलिक्यूल है ना, ये आपका एक मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल ये, राइट। ओके, अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में ये क्या है, वीक van der Waals फोर्सेज है। तो भाई एक एटम ये है ना, दूसरा एटम ये है, लाइक दिस। दूसरा एटम इस मॉलिक्यूल का, सेम मॉलिक्यूल है, उसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, उस टाइम जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसका हाफ इज द van der Waals रेडियस। ओके, तो ये एटम भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ओके, बट आपको ये ध्यान रखना है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक van der Waals फोर्सेस। यहाँ पे मैं इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक van der Waals फोर्सेस। ठीक है, वीक van der Waals फोर्सेस होंगे। ओके, अब नोट डाउन कर लो आप, अब नोट डाउन कर लो इसको। ओके बेटा, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ मेटालिक रेडियस में, और एक पॉइंट इसमें आप क्या मुझे बता सकते हो कि भाई कोवेलेंट रेडियस ज्यादा बड़ी होगी या van der Waals रेडियस? van der Waals रेडियस। क्यों? क्योंकि इसमें तो एटम के बीच में वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दूसरा एक रीजन जो है ना कॉमन है ना, तो वो थोड़े से एक दूसरे के अंदर धस चुके हैं, यूं समझो कि एक दूसरे के अंदर आ चुके हैं, इतना अंदर आ चुके हैं। और इसमें तो देखो गैप है भाई, यहाँ तो गैप है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण वो दूर दूर होंगे। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि why the covalent radius is smaller than the van der Waals radius। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन के केस में ये जो इसकी खुद की जो कोवेलेंट रेडियस है ना बेटा 198 पिकोमीटर है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसके और इसके बीच की दूरी तय करता हूं तो ये 360 पिकोमीटर के आसपास है, ठीक है। van der Waals रेडियस इज 360 पिकोमीटर। ओके, डिस्टेंस इतनी है, इसका हाफ करेंगे तो वो रेडियस के बराबर आएगी, इसका हाफ करेंगे तो
कोवेलेंट रेडियस कितनी आएगी, 198 का हाफ करेंगे तो 9n9 99 पिकोमीटर, इसका हाफ करेंगे तो रेडियस कितनी आएगी 180 पिकोमीटर। तो देखो कहाँ 99 पिकोमीटर और कहाँ 180 पिकोमीटर। सो वंडरवॉल रेडियस आर ऑलवेज ग्रेटर। क्यों भाई, इसके पीछे क्या कारण है? आंसर लिखोगे आप नंबर 1। पहला तो लिखोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, ठीक है, कि भाई कोवेलेंट मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, न्यूक्लियाई आर क्लोज एनफ टू ईच अदर, बट उस केस में तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है और वो दूर दूर होते हैं। यस, तो क्या लिखोगे, इन केस ऑफ कोवेलेंट molecules the two nuclei are attracted by a strong force of covalent bond, but in case of van der Waal radius, but in case of non-bonded atoms or molecules, the distance between atom is large because the force of attraction is very weak। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, आप ब्रैकेट में लिख भी देना, वीक van der Waal forces इज वीक एंड हैज। एक तो रीजन ये है, ओके बेटा। दूसरा रीजन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे इन केस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या होगा भाई, कुछ रीजन कॉमन है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रीजन इज कॉमन, ओके। और उसको मैं कैसे शो कर सकता हूं, उसको मैं ऐसे शो कर सकता हूं, भाई ये एक एटम है, ठीक है, जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये देखो इतना कॉमन हो गया, ओके। अगर वो ऐसे होते कि भाई बिल्कुल ऐसे टच करें, है ना, ऐसा होता तो भाई ये रेडियस ज्यादा होती, है ना, डेफिनेटली। अब ये एक दूसरे के अंदर आ गए हैं, कॉमन रीजन है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये रेडियस कम हो जाएगी। तो ये दो रीजन आपको इसमें मेंशन करने हैं, ओके बेटा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई है? चलिए अब हम बताएंगे कौन सी थर्ड टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, एंड दैट इज मेटालिक, ओके। थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस। थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस। देखो भाई, अगर आपको पता है कि भाई मेटल के अंदर बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, मेटल में एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे देखो मेटल का एक एटम होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, तो इसके बाद में इसके ऊपर भाई 1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। मान लिया कि इसके ऊपर Mn पॉजिटिव आएगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं साइड वाले से भी निकलेंगे। उसके बाद जो एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है ना, रेगुलर अरेंजमेंट, ये इस तरीके से 3 डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना बिटवीन द एटम्स, वो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गया, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए बिटवीन द टू एटम, बिटवीन द टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, वो फिक्स है वहां पे। लेकिन मेटालिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर मूविंग थ्रू आउट द होल,
ओके, हो सकता है थोड़ी देर में ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पहुंच जाए, ये वाला यहाँ पे, लाइक दैट। ओके, तो इसको तो बोला जाता है पॉजिटिव कर्नल। ओके, जो कि स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करेंगे, ये फिक्स होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इज मोबाइल। ओके, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड kernel and mobile electron cloud is called metallic bond. Okay, the force of attraction between negative electron cloud and positive kernel is called metallic bond. तो उसमें क्या हो रहा है, अब भाई मुझे इलेक्ट्रॉन क्लाउड से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो मूवेबल है ना। अब मुझे मतलब है किससे, ये वाला जो कर्नल है ना, इसका कुछ सेंटर होगा, ये वाला जो कर्नल है इसका कुछ सेंटर होगा, है ना, ये मान लेते हैं। दोनों के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो वो आपकी क्या आ जाएगी, मेटालिक रेडियस आ जाएगी। ओके, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये काफी अच्छी खासी होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कर्नल्स, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, या मुझे नोट डाउन करवाने की जरूरत है, आप लिख लो। चलो, इज इक्वल टू मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, मेटालिक बॉन्ड लेंथ। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो कोवेलेंट में आई थी वो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कर्नल्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 1/2 किसका, मेटालिक बॉन्ड लेंथ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी ना, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, उसमें मेंशन कर लेना बेटा, वहां पे उसके नीचे मेंशन कर लेना R इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। इन केस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल R इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेटालिक बॉन्ड लेंथ, दैट इज इन केस ऑफ मेटालिक कंपाउंड। ओके, क्या चीज समझ में आ गई है? चलो बेटा, इसको अब कंप्लीटली नोट डाउन कर लो। तीनों टाइप की अपनी रेडियस हो चुकी है। ओके, अब इसमें ये चीज देखो, जब हमारे पास तीनों टाइप के हो चुके ना बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इनको अरेंज करो, कोवेलेंट रेडियस, ओके, मेटालिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस, सबसे छोटी कौन सी होगी, उससे बड़ी कौन सी होगी और सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी है? तो सबसे छोटी तो कोवेलेंट होगी क्योंकि ये अंदर गए हुए हैं। फिर थोड़ी नहीं, क्योंकि मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवॉल से तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके एटम इतने दूर नहीं होंगे। यस, तो दूसरा आएगा मेटालिक और थर्ड वन आएगा आपका वंडरवॉल। यस, दिस इज द फाइनल ऑर्डर। ये वाला पॉइंट नोट डाउन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ऑर्डर मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलो नोट इट डाउन।